नमस्कार दोस्तों। 2014 में जिस खासियत को देखकर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री चुना, वो चीज़ें अब पूरी होती दिख रही हैं। वो आक्रामकता जो उनके अंदर देखी जाती थी, वो आज सामने आने लगी है। पिछले 10 सालों से लोगों ने वो नहीं देखी। पिछले 10 सालों में कभी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पिछले 10 सालों में कभी उन्होंने किसी विपक्षी नेता को इस तरीके से लताड़ा नहीं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से वो सब कुछ कर रहे हैं। अब उनकी वाणी में आक्रामकता आ गई है और इसी चीज का इंतजार लोग कर रहे थे और इसी चीज की आशाएं बांध कर बैठे थे। आज देश कहां पहुंचा है, ये सभी लोगों को सुनना भी चाहिए, देखना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। $4 ट्रिलियन को हमारी इकोनॉमी क्रॉस कर गई है। कट्टर कैथोलिक ईसाई हो, चाहे इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह हो, चाहे नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हो, जिन्होंने लगभग 60 साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के ऊपर राज किया, लेकिन भारत की इकोनॉमी को 2014 तक ये इतना नहीं बढ़ा पाए। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और जब अटल बिहारी छोड़कर गए थे तब भी 10वें स्थान पर थी, और जब कट्टर कैथोलिक ईसाई और सबसे बड़ा अर्थशास्त्री वो मनमोहन सिंह छोड़कर गया तब भी 10वें स्थान पर थी। पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में उसे चौथे स्थान पर ला दिया है। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अब अपने दुश्मनों को पहचान रहे हैं। शत्रुबोध के बारे में तो आपको सब जानते ही होंगे। अगर आपको शत्रुबोध नहीं है तो आप कभी कोई जंग नहीं लड़ सकते, और शत्रुबोध की अगर आप नजरअंदाजी करते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। अब शत्रुबोध से ग्रस्त नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। आप देखिए, पाकिस्तान का नाम बार बार अपने मुंह से लिया जा रहा है, बार बार नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम रोटी खाओ, गोली हम तुम्हें खिलाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस ओर जा रहे हैं हम। लेकिन एक काम जो सबसे बड़ा हो रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आज आपको देना चाहता था कि कहां ले आए हैं प्रधानमंत्री मोदी इस देश को। सरकार ने यह फैसला लिया है और 15,000 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है एक नया एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, फाइटर जेट बनाने के लिए। और फाइटर जेट जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं, मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बजट दिया गया है 15,000 करोड़ रुपए का, और इसमें निजी कंपनियां भी भारत की शामिल होंगी। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है वो भी इसमें शामिल होगा। और ये कहा गया है कि आप एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की तैयारी कीजिए, और मुझे लगता है इसके लिए तैयारी पहले से चल रही होगी। फिलहाल तो इसकी घोषणा की गई है। 2031 तक 5 प्रोटोटाइप्स इसके बनाए जाने हैं, और इसमें किसी की ऐसे मदद नहीं ली जाएगी, खुद ही डेवलप किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके जो टारगेट्स रखे गए हैं वो ये हैं कि वो 65,000 फीट तक ऊपर उड़ सकता है और लगभग 7,000 किलो का पेलोड भी अपने साथ ले जा सकता है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये होगी कि ये 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बार फ्यूल फिल करने पे उड़ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है। तो क्या कभी हमने ये सोचा था कि हम ये करेंगे? इस दुनिया में सबसे, अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो वो केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास है। चीन की गिनती आप हटा दीजिए, क्योंकि चीन के जो हथियार हैं, चीन की कोई भी चीज़ें हैं, उनकी गुणवत्ता के ऊपर तो संशय बना रहता है कि चोर उचक्के डकैत हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, बनाने के लिए कुछ भी बना देते हैं, लेकिन वो चले ना चले कोई पता नहीं है। तो रूस और अमेरिका के पास राप्टर है और रूस के पास Su-57 है। हालांकि रशिया की मदद से बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। हमारे पास राफेल है जो 4.5 जनरेशन है, लेकिन अमेरिका और रूस के बाद अगर भारत ये डेवलप करता है तो भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा गुणवत्ता के आधार पर, क्योंकि चीन को आप गुणवत्ता के आधार पर आगे नहीं रख सकते। चौथी जनरेशन, आप देखिए, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, और मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हम जापान को
पीछे छोड़ देंगे। स्पीड बहुत ज़्यादा है। 2014 तक इस देश ने केवल 2 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच किया। केवल 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 70 सालों में केवल हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाए, और पिछले 10 सालों में ये इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। जो चुरुचक्के डकैत चिल्लाते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हो कैसे हो रहा है। इंदिरा गांधी हो, नेहरू गांधी परिवार के जितने भी लठैत हों, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे कट्टर कैथोलिक ईसाइन का बेटा हो, ये सब के सब क्या किया इन्होंने आज तक। सबसे बड़ा वो महान अर्थशास्त्री जिसे 2004 में ये सत्ता मिली, वो 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से लेकर 10वें स्थान पर ही छोड़ के चला गया। क्या कर रहा था वो? दिक्कत यही है सबसे बड़ी, कि ग्रोथ कभी की ही नहीं की गई। हमेशा से ही भारत को नीचे रखने की कोशिश की गई। आज हम अपने विमान खुद बना रहे हैं, फाइटर जेट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़े विमानों के ऑर्डर, जो पैसेंजर विमान हैं, उनके सबसे बड़े ऑर्डर अगर किसी कंपनियों को फ्रांस और अमेरिका में दिए गए हैं तो वो भारत ने दिए हैं दुनिया में। तो आप देखिए कि किस तरीके से सब हो रहा है। S-400 को जैसे ही हमने प्रोक्योर किया रशिया से, अब रशिया S-500 डेवलप कर रहा है, और वो भारत की मदद से भारत में ही डेवलप करेगा। यह है प्रधानमंत्री मोदी की नेगोशिएटिंग पावर। F-35 और उससे ऊपर के जो विमान हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें देने की बात अमेरिका हमें कर रहा था, और अपना डिफेंस सिस्टम भी देने की बात कर रहा था, लेकिन कह रहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया, और डिफेंस सिस्टम हमने खरीदा रशिया से। उसकी ही प्रेफरेंस हमने की, और उसकी जो मारक क्षमता है वो एक तरीके से सिद्ध भी हुई है इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन भारत के अंदर देखिए क्या हो रहा है। भारत के अंदर खैराती दलाल सब पागल हो रहे हैं, क्योंकि धंधा तो चला नहीं। पहलवान जो कह रहे थे हमें कोई छेड़ के चला गया, वो राजनीतिक दलों में शामिल होकर MLA MP बनने चले गए। वो जाहिल गवार किसान जो किसान आंदोलन के नाम पर नाच रहे थे, उन्हें भगवंत मान पीट रहा है। कुछ ने चुनाव लड़ लिया और कुछ अपने अपने धंधों में लग गए। तो पहलवान किसान तो सब गायब हो गए। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए सब के सब नंगे हो गए हैं हमाम में। ममता बनर्जी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है राजनीतिकरण हो रहा है। अबे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हम करेंगे राजनीतिकरण। जो अंजाम देगा वो राजनीतिकरण भी करेगा। तो ये हो रहा है भारत के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।